कृष्ण स्वरूप अपने घर के सेकंड फ्लोर पर जा रहे थे और उन्होंने जो देखा वो उनके लिए लाइफ का सबसे खतरनाक सीन था। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेस केस ऑफ दिल्लीज डबल मर्डर। कृष्ण स्वरूप टैक्सी से उतरे। वो एक 55 इयर्स के एयरफोर्स में अकाउंटेंट थे। वो पालम गांव की तरफ बढ़ने लगे। आज का दिन भी हमेशा की तरह पेपर वर्क और नंबर्स के बीच गुजरा था। बस अब घर जाकर थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ बैठना, यही उनका मन था। जैसे ही उन्होंने अपने 2 फ्लोर घर के सामने कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ। घर के अंदर अंधेरा था और सब कुछ शांत लग रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर एंटर किया, लेकिन जैसे ही अंदर आए, एक अजीब सा सन्नाटा था और मेन चीज़ जो उनको स्ट्राइक हुई वो ये थी कि घर का डोर खुला हुआ था, जो कि यूजुअली कभी नहीं होता। उन्होंने उनकी वाइफ बबीता और बेटे गौरव को आवाज़ दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं था। ये बड़ा ही अजीब था। बबीता हमेशा तुरंत जवाब देती थी और गौरव कभी चुप नहीं रहता था। उनको लगा कि शायद दोनों बाहर गए होंगे, लेकिन फिर ऐसे डोर खुला छोड़कर तो वो कभी नहीं जाते। यही सब ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे। वो धीरे धीरे अंदर बढ़े। ड्राइंग रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे सब नॉर्मल हो। उनके कदम किचन के तरफ बढ़ने लगे। काउंटर पर आधी कटी सब्जियां थी। प्रेशर कुकर हल्का गर्म लग रहा था। मतलब बबीता यही थी, पर अब कहाँ गई? कृष्ण स्वरूप का दिल जोर से धड़क रहा था। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था जो अब और भयंकर लगने लगा था। वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगे। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुँचे, उनकी नज़र पहले बबीता के कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा आधा खुला था। उन्होंने धीरे से धक्का दिया और जो देखा वो देख के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बबीता ज़मीन पर पड़ी थी, लाइफलेस। उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे और उसके कपड़े ब्लड से भीगे हुए थे। आंखें आधी खुली थी। कमरे में हर जगह खून की छींटें थी। उसके पास एक डंबल पड़ा था जिस पर खून लगा था। साफ दिख रहा था कि इससे ही वार किया गया था। कृष्ण ये सब देख के बहुत घबरा गए और अब उनके मन में यही सवाल था कि गौरव कहाँ है। उसका कमरा बंद था। दरवाज़ा धक्का दिया तो वो धीरे से खुल गया। अंदर का मंजर देखकर वो पूरी तरह से टूट गए। गौरव ज़मीन पर पड़ा था, बिस्तर के पास। उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे और उसका एक हाथ बहुत बुरी हालत में था। कमरा बिखरा हुआ था। एक कुर्सी पलट चुकी थी और किताबें ज़मीन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने स्ट्रगल करने की कोशिश की हो लाइफ को बचाने के लिए। कृष्ण स्वरूप की सांस अटक गई, हाथ काँप रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने फ़ोन निकाला और शेकिंग हैंड से पुलिस का नंबर डायल किया। कृष्ण स्वरूप का दिमाग अभी भी सुन्न हो रहा था। उनके हाथ काँप रहे थे। पुलिस कुछ ही देर में पलम गांव पहुंच गई। पहले तो आस पड़ोस के लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ियां आने लगी और उन्होंने एरिया को सील करना शुरू किया, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। ऑफिसर्स ने तुरंत घर का इंस्पेक्शन शुरू किया। क्राइम सीन्स का हर कोना ध्यान से देखा गया। सबसे पहले ये साफ हो गया कि ये कोई आम चोरी या रॉबरी का मामला नहीं था। दरवाजे और खिड़कियों पर किसी भी ज़बरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। कोई ताला नहीं तोड़ा गया था, कोई ग्रिल नहीं काटी गई थी। इसका मतलब था कि जो भी अंदर आया था उसको घर वालों की पहचान थी। ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय था, क्योंकि इसका मतलब था कि ये हमला किसी ऐसे इंसान ने किया था जिसे बबीता और गौरव जानते थे। पूरे घर का इन्वेस्टिगेशन लेने पर एक और बात सामने आई। एक अलमीरा खुली हुई मिली, लेकिन उसके अलावा घर का कोई भी हिस्सा बिखरा नहीं था। ना ही ड्रॉवर्स खोले गए थे, ना ही कीमती सामान इधर उधर था। जो कि नॉर्मल रॉबरी के मामलों में घर की हर एक चीज़ इधर उधर पड़ी होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर था। पुलिस ऑफिसर्स ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। हर जगह की इमेजेस एंड ऑल ली गई। जो भी यहाँ हुआ था वो एक साधारण अपराध से कई ज़्यादा गहरा लग रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब किया किसने और क्यों।
फॉरेंसिक टीम ने मर्डर वेपन, जो कि डंबल था, उसको ध्यान से उठाया और एक सील्ड एविडेंस बैग में रखा। ये वही डंबल था जो बॉडी के पास मिला था। उस पे पूरा ब्लड लगा हुआ था। इसका वजन काफ़ी था और इस पर खून के अलावा कुछ और धागे भी चिपके मिले, जो शायद किसी के कपड़ों के हो सकते थे। इसके अलावा हैंडल पर कुछ हल्की सी उंगलियों के निशान दिख रहे थे, जिसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने तुरंत कलेक्ट किया। अब ये देखना ज़रूरी था कि ये निशान किसी घर के व्यक्ति के थे या किसी और के। फॉरेंसिक टीम ने घर का हर कोना बारीकी से जांचना शुरू किया। ज़मीन पर कुछ फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, जिनमें एक साफ साफ दिख रहा था जो शायद किसी विदाउट फुटवेयर वाले इंसान का था। ये फुटप्रिंट एक जगह पर रुक गए थे, जैसे किसी ने तुरंत अपने जूते पहने हो या फिर वहाँ से भाग गया हो। फ्लोर पर ब्लड स्प्लैटर पैटर्न्स का एनालिसिस किया गया ताकि ये समझ सके कि किस दिशा से वार किया गया था। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने कपड़ों, दरवाज़ों और फर्नीचर पर भी डीएनए सैंपल्स इकट्ठा किए। कोई भी बाल का स्ट्रैंड, रगड़ा गया कपड़ा या खून का पार्टिकल भी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा था। एक चेयर के कोने पर कुछ खून के दाग मिले जो अलग तरीके से चिपके हुए थे। पुलिस ने उसका भी सैंपल लिया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने आसपास के घरों से सीसीटीवी फुटेज मंगवाना शुरू किया। आमतौर पर पलम गांव में हर गली में सीसीटीवी नहीं लगे होते, लेकिन एक दुकान के कैमरे ने एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्डिंग पकड़ी थी। फुटेज में रात के 10:30 के आसपास एक आदमी घर से बाहर निकलता दिखा। वो तेज़ कदम चलता हुआ एक ई रिक्शा के पास गया, जिसमें वो तुरंत बैठ गया और रिक्शा एक अंधेरी गली की तरफ मुड़ गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके कपड़े उसके शर्ट पर दाग थे जो शायद खून के हो सकते थे। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल और बॉडी लैंग्वेज से ये साफ था कि वो जल्दी में था। अब पुलिस के पास एक नया सवाल था, ये आदमी कौन था? क्या ये घर का ही कोई व्यक्ति था या कोई ऐसा जो बबीता और गौरव को जानता था? पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक लैब भेज दिया ताकि इमेज को एनहांस करके आदमी का चेहरा क्लियर किया जा सके। अब जांच एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस शुरू किया। फुटेज में जो ई रिक्शा दिख रहा था, उसका नंबर बारीकी से देखा गया। ये ई रिक्शा ड्राइवर तक पहुंचने का एक ज़रूरी सबूत था। कुछ ही समय में पुलिस उस ड्राइवर का पता लगा चुकी थी और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस के हाथ एक मजबूत सबूत लग चुका था, जो कि था उस आदमी का डिजिटल ट्रांजैक्शन। जैसे ही उन्होंने ई रिक्शा ड्राइवर से पूछताछ की, उसने एक और ज़रूरी बात बताई। उस आदमी ने सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही नहीं की थी, बल्कि राइड के दौरान बार बार अपने फ़ोन पर मैसेजेस भी चेक कर रहा था और काफ़ी बेचैन लग रहा था। पुलिस ने तुरंत पेमेंट के रिकॉर्ड्स निकलवाए। मोबाइल वॉलेट से की गई इस ट्रांजैक्शन का रजिस्टर्ड ट्रेस नंबर पर जो नाम आया, वो था अभिषेक वर्मा। ये नाम देखते ही कृष्ण स्वरूप जी और जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि अभिषेक बबीता का अपना भांजा था। मतलब ये हत्या किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि घर के ही किसी व्यक्ति ने की थी। पुलिस ने अभिषेक के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा ट्रैक करना शुरू किया। जब डेटा एनालाइज किया गया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मर्डर के वक्त अभिषेक का फ़ोन पलाम गांव एरिया में एक्टिव था। ये सॉलिड प्रूफ था कि वो वहीं मौजूद था। अब पुलिस को उसकी हर एक एक्टिविटी जांचनी थी। उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकालना था, जिसमें दिखा कि उसने रीसेंट ट्रांजैक्शन में एक नए बैंक अकाउंट से पैसे निकाले थे। ये नया अकाउंट पुलिस की नज़र में आने के बाद और भी शक गहरा होने लगा। उसके कॉल लॉग्स देखे गए तो पता चला कि मर्डर के ठीक बाद उसने किसी एक अननोन नंबर पर बार बार कॉल्स की थी। पुलिस ने उस नंबर को भी ट्रेस करना शुरू किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस को ये भी पता चला कि मर्डर के बाद अभिषेक कुछ दिनों से अपनी यूजुअल जगह पर नहीं था। वो अपने एक दोस्त के घर छुपा था, जो दिल्ली के एक दूसरे इलाके में रहता था। पुलिस ने तुरंत उस एड्रेस पर रेड मारने का फैसला किया। जब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची तो अभिषेक वहां एक छोटी सी रूम में छुपा मिला। वो पहले तो डरा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन डेटा,
उसे समझ आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसके चेहरे पर घबराहट थी और जैसे ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू की तो वो टूट गया। धीरे धीरे उसने अपने जुर्म कबूल करना शुरू किया। उसने बताया कि उसके और बबीता के बीच किसी व्यक्तिगत वजह से तनाव चल रहा था और इसी गुस्से में आकर उसने ये कठोर कदम उठाया। पुलिस अब जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह हत्या पहले से सोची समझी थी, क्या किसी बहस के दौरान ये सब हो गया था। साथ ही उसके कॉल लॉग्स और अननोन नंबर की जांच जारी थी ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि क्या कोई और भी इस जुर्म में शामिल था या नहीं। अभिषेक को पुलिस स्टेशन लाया गया जहां उसे डिटेल में पूछताछ करना शुरू की। पहले तो उसने बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे इंट्रोगेशन आगे बढ़ा और उसके सामने एक एक सबूत रखे गए, उसे अपनी हरकतें मान लेना शुरू कर दी। पुलिस ने उससे मर्डर का कारण पूछा तो पहले तो वो चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया। उसके शब्दों में गुस्सा था और दुख था। उसने कहा कि ये सब पुराने लोन की वजह से हुआ। सिर्फ 50,000 की बात थी, लेकिन मौसी बार बार वही बात छेड़ती थी। अभिषेक ने बताया कि 2019 में उसकी बहन की शादी के वक्त उनके परिवार को 50,000 की ज़रूरत पड़ी थी। ये अमाउंट बबीता ने उन्हें उधार दी थी, बिना किसी लिखित सबूत के, सिर्फ रिश्तेदार के भरोसे पर। तब उसने भी ये सोचा कि धीरे धीरे पैसे चुका देगा, लेकिन शादी के बाद उसके घर की फाइनेंशियल हालत ज़्यादा अच्छी नहीं रही और ये पैसे वापस नहीं किए जा सके। बबीता हर बार जब भी उसे मिलती तो यही लोन का जिक्र करती। उसने पुलिस को ये बताया था कि बबीता सिर्फ पैसों की बात नहीं करती थी, बल्कि उनके परिवार की फाइनेंशियल हालत को लेकर भी छोटी छोटी बातें कह दिया करती थी। तो ये उसके लिए एक बेइज्जती की तरह था जो हर मुलाकात में होती रहती थी। वक्त के साथ ये तनाव बढ़ता गया। हर बार ये मुद्दा उठता था और हर बार अभिषेक अपनी बेइज्जती महसूस करता। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि जब तक बबीता जिंदा है तब तक वो बेइज्जती उसको सहनी पड़ेगी। 6 जुलाई की शाम अभिषेक अपनी मौसी बबीता के घर गया, लेकिन इस बार उसका इरादा सिर्फ एक मामूली मुलाकात का नहीं था। वो पहले भी वहाँ जा चुका था किसी न किसी कारण से। हॉल में चाय और हल्की फुल्की बातें हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे बात फिर वही पुराने उधार तक पहुँच गई। बबीता ने एक बात फिर 50,000 की बात छेड़ी और इस बार उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? पैसे कब से मांग रही हूँ, पर तेरे पास एक बार देने का मन भी नहीं है। ये सुनते ही अभिषेक का गुस्सा बढ़ गया। उसके मन में पुराना गमन और बेइज्जती एक साथ उभर आई। दोनों के बीच बात और तेज होने लगी और देखते ही देखते बहस एक भयंकर झगड़े में बदल गई। गुस्से से कांप रहे अभिषेक ने आसपास देखा और तभी उसकी नज़र एक डंबल पर पड़ी जो एक कोने में था। बिना सोचे समझे उसने उस डंबल को उठाया और जोर से वार किया। बबीता को एक भारी चोट लगी और वो तुरंत ज़मीन पर गिर गई। जब ये सब हो रहा था तो गौरव अपने कमरे में था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ की चीखें सुनी वो तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि बबीता खून में सनी हुई थी, ज़मीन पर पड़ी थी और अभिषेक के हाथ में डंबल था। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? गौरव चीखा और अपनी माँ की मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन अभिषेक ने बिना कोई समय गंवाए उस पर भी वार कर दिया। उसने पहले एक जोर का धक्का दिया जिसे गौरव पीछे जा गिरा, फिर उसने उसके सर पर भी डंबल जोर से मारा। गौरव की चीखें बंद हो गई और फिर वो भी निश्चित होकर ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही अभिषेक को ये समझ आया कि अब दोनों मर चुके हैं, उसके अंदर का डर उभरने लगा। उसने सोचा कि अगर पुलिस सीधा मर्डर का केस देखेगी तो शक तुरंत उस पर ही आएगा, इसलिए उसने क्राइम सीन को एक लूट का सीन बदलने का प्लान बनाया। उसके घर के एक अलमीरा को ज़ोर से खोला और अंदर के सामान इधर उधर बिखर दिया। कोई कीमती चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, बस ऐसे दिखाना था कि जैसे लूट का सामान हो, ताकि पुलिस का ध्यान किसी अजनबी लुटेरे की तरफ जाए और उस पर शक न। लेकिन इसके अलावा एक और छोटी सी बात थी जो बहुत ज़रूरी थी, सीसीटीवी कैमरा। बबीता के घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जो एंट्रेंस और ड्राइंग रूम को कवर करता था। अभिषेक को याद था कि अगर पुलिस को यह फुटेज मिली तो सब कुछ क्लियर हो जाता, इसलिए उसने तुरंत डीवीआर निकाला जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स होती है और उसने अपने साथ ले गया। अब उसे लग रहा था
कि उसने हर वो सबूत मिटा दिया था जो उसे पकड़वा सकता था। अभिषेक चाहता था कि पुलिस किसी एक लूट का केस समझे, लेकिन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने उसे पकड़ लिया। जब क्राइम सीन की जांच हुई तो फॉरेंसिक टीम को मर्डर वेपन डंबल पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। अभिषेक कितना भी सीन घुमाने की कोशिश करे, उसके हाथ के निशान सबूत के तौर वही छप गए थे। दूसरी तरफ उसके डिजिटल पेमेंट वाला प्लान भी उल्टा पड़ गया। उसने सोचा था कि कोई भी उसे छोटी सी ट्रांजैक्शन पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन पुलिस ने ई-रिक्शा ड्राइवर को ट्रेस किया और ट्रांजैक्शन का डेटा निकाला और सीधा उस तक पहुंच गई। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तब पहले तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे फॉरेंसिक प्रूफ और उसके कॉल रिकॉर्ड सामने आए वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट में जब केस चला तो एविडेंस इतना मजबूत था कि उसकी साजिश टिक नहीं पाई। कोर्ट ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की कमी के बावजूद भी अभिषेक को दोषी माना। मर्डर वेपर पर उसके फिंगरप्रिंट्स, उसकी लोकेशन हिस्ट्री और उसके डिजिटल ट्रांजैक्शन सब कुछ उसे दोषी साबित कर रहे थे। कोर्ट ने उसे डबल मर्डर के लिए चार्ज किया और सख्ती से सज़ा सुनाई, और ये फैसला जल्दी आया क्योंकि केस में सबूत साफ थे। इस डबल मर्डर ने पूरे पलाम विलेज को हिलाकर रख दिया। एक मामूली 50,000 का उधार जो सिर्फ एक छोटी सी बात लगती थी, 2 जिंदगियां ले गया। ये केस एक सीख है कि पारिवारिक झगड़े और बेइज्जती का एहसास किसी से एक व्यक्ति को अहंकार में डाल सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share, subscribe and comment.